गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण से संबंधित पद परिचय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पद का अर्थ होता है शब्द, अर्थात वाक्यों में उपयोग किए गए शब्द ही पद कहलाते हैं। इन्हीं पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। यह परिचय मूल रूप से व्याकरणिक परिचय होता है, अर्थात किसी वाक्य में शब्दों की स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना भी पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम समझें तो वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना भी पद परिचय ही कहलाता है। बच्चों, पद परिचय के लिए पदों के अर्थात शब्दों के निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देना आवश्यक है, या यूं कह लें कि पद परिचय में निम्नलिखित बातों का विवरण देना आवश्यक होता है। जैसे संज्ञा, यदि कोई शब्द है या कोई पद संज्ञा है तो संज्ञा के तीनों भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक की जानकारी, लिंग की जानकारी, वचन की जानकारी, कारक की जानकारी या क्रिया के साथ संबंध की जानकारी देना आवश्यक है। यदि कोई पद या शब्द सर्वनाम है तो फिर सर्वनाम के भेदों में यदि हम देखें तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, इस तरह के भेदों की जानकारी देने के बाद फिर लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध की जानकारी देना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई शब्द विशेषण है तो विशेषण के भेद, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण, इनका परिचय देना आवश्यक है। और साथ ही साथ लिंग, वचन, विशेष्य या अवस्था का उल्लेख करना भी आवश्यक होता है। यदि कोई शब्द क्रिया है तो फिर यदि वो क्रिया है तो अकर्मक या सकर्मक की जानकारी, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य या फिर कर्ता और कर्म का संकेत देने वाले शब्दों की जानकारी आवश्यक होती है। यदि कोई शब्द क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण के भेद, जैसे स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक इत्यादि के भेदों की जानकारी और साथ ही साथ जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसके बारे में निर्देश भी लिखने आवश्यक होते हैं। उसके बाद फिर यदि कोई शब्द समुच्चय बोधक है तो समुच्चय बोधक शब्द यदि है तो फिर संयोजक और एवं विभाजक, ये दोनों में से कौन से समुच्चय बोधक शब्द है ये लिखने की आवश्यकता है, अथवा वाक्यों का निर्देश लिखना आवश्यक होता है। यदि कोई शब्द विस्मय आदि बोधक है तो फिर भेदों के नाम लिखने होंगे, जैसे यदि वो हर्ष सूचक है या शोक सूचक है या घृणा सूचक है या भय सूचक है या फिर विस्मय सूचक है या फिर क्रोध सूचक है इत्यादि का वर्णन देना आवश्यक होता है। बच्चों, मैंने आप लोगों को संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, इन सब की जानकारी मैंने आप लोगों को नहीं दी, क्योंकि कक्षा 10 में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि आप सब पहले से ही ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि ये सब किसे कहते हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसकी जानकारी अभी आपको देनी चाहिए, या फिर इनके भेदों की जानकारी या फिर भेदों का पूर्ण परिचय मैं नहीं दे रहा, क्योंकि आपको इसकी भी जानकारी जरूर होगी। बच्चों, किसी शब्द का परिचय यदि देना हो तो फिर इसका परिचय इन्हीं
तथ्यों के आधार पर दिया जा सकता है। मैं सबका एक एक उदाहरण आपके सामने रखूँगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले एक वाक्य सुनिए। रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। यदि रेखांकित किया गया शब्द रमेश है तो रमेश का परिचय, पद परिचय कैसे दे सकते हैं हम? सबसे पहले रमेश शब्द संज्ञा है। फिर उसका भेद यदि हम देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर लिंग यदि देखें तो पुल्लिंग है। वचन देखें तो एक वचन है। कारक देखें तो ये कर्ता कारक है। और बैठा है क्रिया का कर्ता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, ये शब्द महत्वपूर्ण है। और कर्ता कारक, ये परिचय मूल परिचय है इस पद के। दूसरा देखें, यदि बैठा है रेखांकित किया गया है, इसी वाक्य में यदि बैठा है शब्द या पद रेखांकित किए गए हैं तो ये क्या हो सकते हैं? सबसे पहले यह एक क्रिया है। उसके बाद फिर ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद पुल्लिंग है, ये एक वचन है। उसके बाद कर्तृवाच्य है जिसमें कर्ता रमेश है। तो बच्चों, यदि बैठा है रेखांकित होता है तो उसका परिचय किस प्रकार का होगा? यदि रमेश रेखांकित शब्द है या पद है तो उसका परिचय किस प्रकार होगा? मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया। एक और उदाहरण हम देखें। वाक्य है वह किसे देखता है। यहाँ यदि रेखांकित शब्द वह है तो उसका परिचय क्या हो सकता है? वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। ये परिचय इस प्रकार से दिया जा सकता है यदि रेखांकित शब्द वह है। अब बच्चों, आपके मन में होगा कि आखिर इन शब्दों को हम पहचान कैसे पा रहे हैं। तो बहुत ही साधारण सा इसका कारण है और वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, इत्यादि ये सब क्या है। तो मैं संक्षेप में आप लोगों को इसका एक छोटा सा परिचय समझा रहा हूँ। हम सभी को पता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात इस संसार में जितने भी नाम हैं वो सभी संज्ञा हैं। ठीक उसी प्रकार से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। तो सर्वनाम शब्द पहचान यही है कि वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। किसी भी शब्द से यदि किसी काम का करना या होना जाना जाता है तो वो क्रिया कहलाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से समुच्चय बोधक शब्द, जैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए या विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे और, या, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द समुच्चय बोधक शब्द में गिनती किए जाते हैं। जैसे उसके बाद विस्मयादि बोधक शब्द यदि हम देखें तो विस्मयादि बोधक शब्द विस्मय सूचक चिन्ह वाले शब्द होते हैं, जैसे अरे, वाह इत्यादि। इस तरह के शब्द जो हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। बच्चों, सभी भागों के भेदों के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि इस तरह से आप किसी शब्द या पद को आसानी से पहचान पाएंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, लिंग, वचन और कारक ये सब बहुत पहले ही आपको पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए इसके बारे में परिचय आपको अवश्य होगी। तो इस प्रकार से इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से किसी पद का परिचय दे सकते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि किसी भी पद या शब्द का
कम से कम 4 या 5 परिचय देना आवश्यक है। यदि 5 ना दे सके तो कम से कम 4 तो आवश्यक ही है। तो 4 में यदि हम देखें तो यदि कोई शब्द विशेषण है तो विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य इत्यादि यदि आप लिखते हैं तो आपके उत्तर पूर्ण माने जाएंगे। तो इसीलिए आप यदि चाहें तो अभ्यास, जो आपके व्याकरण की पुस्तक है उसमें अभ्यास को देखें और उसे इन तथ्यों के आधार पर या जो मैंने अभी अभी विश्लेषण दिया इसके आधार पर आप उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से किसी भी पद के कम से कम 4 परिचय तो अवश्य ही दे पाएंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।